नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी सर्वे में स्वागत है। आज आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज़ चाहिए होता है, आर्थिक सर्वेक्षण या बजट पढ़ते समय 100% कंसंट्रेशन और आप पूरा वीडियो देखें। 71 बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में 7 सवाल पूछे गए थे इकोनॉमिक सर्वे से। कौन सा इकोनॉमिक सर्वे? तो केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था। बिहार स्पेशल बजट से 3 सवाल पूछे गए थे। तो करेंट अफेयर के और इकोनॉमिक्स दोनों में से जिस सेक्शन में आप इसे माने, अप्रॉक्स 10 सवाल जो हैं वो डेटा पर आधारित थे। इसीलिए बच्चों को लगा कि करेंट अफेयर कहाँ से पूछा गया है वो पता नहीं। अप्रॉक्स 10 सवाल, तो 10 सवाल बहुत होते हैं भाई, जिसमें से 7 सवाल जो थे वो इकोनॉमिक सर्वे केंद्र सरकार के पिछले वर्ष के 24-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उससे पूछा गया था। इकोनॉमिक सर्वे में भी कौन सा चैप्टर से पूछा गया था? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पूछा गया था। फॉरेक्स रिजर्व चैप्टर से सवाल पूछा गया था। आपसे यह प्रीलिम मेंस दोनों में पूछ सकता है। जिनका इंटरव्यू अभी चल रहा है इकोनॉमिक सर्वे और बजट आने के बाद से, उनके इंटरव्यू में भी इससे जुड़े हुए एक आध सवाल पूछे जा सकते हैं। कठिन नहीं, बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि मैंने अभी इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है। ज़रा डिटेल में देखेंगे हम लोग। ये तो शुरुआत के वो चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर 15 चैप्टर बनाया गया है इसमें, जिसमें सबसे अलग चीज़ जो है इस बार के चैप्टर में, बाकी सारे चैप्टर तो वही हैं, वो है एक चैप्टर जिसे कहा गया भारत में एआई व्यवस्था, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का विकास और आगे की दिशा। यानी कि एआई का भारत में इकोसिस्टम क्या है और उसको लेकर के क्या क्या काम हो रहा है और आगे की दिशा क्या है, इसमें वो है 14वां चैप्टर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें डिजिटल चीज़ों को डिमेरिट उसके और उसके मेरिट दोनों के बारे में चर्चा किया गया। जैसे डिमेरिट के बारे में जो चर्चा किया गया उसमें ये बताया गया है कि स्क्रीन की लत ने कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम देखी जा रही है। इसका अध्ययन तो हम लोग डिटेल में करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। आज हम लोग बेसिक जो अध्ययन है इकोनॉमिक सर्वे का उसे हम लोग पूरा करेंगे। बाइलिंगुअल होगा, ये शुरुआत का बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं अपने नोट्स पर ले जाऊँगा आपको। वैश्विक नीति अब दक्षता या बहुपक्षीय नियमों की तुलना में सुरक्षा और राजनीतिक विचारों से अधिक प्रभावित हो रही है। इन्होंने कहा है कि वैश्विक नीति, ग्लोबल जो पॉलिसीज़ हैं वो अब इफ़िशियंसी या रूल जो बने हुए थे बहुत सारे, उनको अब नहीं मान रहा है। इफ़िशियंसी और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो प्रभावित हो रहा है, उसमें नकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं, वो गलत दिशा में जा रहा है। इनका सीधा सीधा सा कहने का मतलब है इसके बदले राजनीतिक विचार से अधिक प्रभावित हो रही है। यानी कि इफ़िशियंसी और रूल बेस्ड ऑर्डर की जगह पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो वर्ल्ड की नीतियों को, वर्ल्ड की नीति अर्थात इकोनॉमिक नीति की हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। इसको कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट के कारण से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कारण से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं दुनिया की वो प्रभावित हो रहे हैं। जैसे टैरिफ का एक उदाहरण लेकर के चल सकते हैं। जो टैरिफ है वो वर्ल्ड बेस्ड, रूल बेस्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अपोज में है, वो उसका विरोध करता है, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो क्यों? क्योंकि भाई इसमें जियोपॉलिटिकल अपने बढ़त के लिए, जियोपॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अमेरिका जैसे विकसित देशों के द्वारा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के द्वारा टैरिफ का उपयोग किया गया पूरी दुनिया को डराने धमकाने के लिए, जिसके कारण से रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो प्रभावित हुआ है। तो ये स्पष्ट यहाँ पर कह रहे हैं कब इफ़िशियंसी और बहुपक्षीय नियम जो मल्टीलेटरल रूल बेस्ड ऑर्डर था दुनिया का, उसके जगह पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्पैक्ट डाल रही हैं। सबसे पहला जो इन्होंने 6 इम्पैक्ट गिनाए हैं उसमें से आपको याद रखना चाहिए, आप अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष या वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष अगर आपसे चुनौतियां पूछी जाएं बंधुओं कि चुनौतियां क्या है वैश्विक ग्लोबल ऑर्डर में, वैश्विक इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के, या दुनिया आजकल कौन सी चुनौतियों का सामना कर रही है। जैसे पिछली बार बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में निबंध के पेपर में पूछा गया था वैश्विक चैलेंजेस के बारे में, तो वहाँ पर आप इन चैलेंजों की चर्चा करें कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग ये 5 मुख्य रूप से चैलेंज बताए गए हैं। पहला है भू राजनीतिक संघर्षों में तीव्रता। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन थे वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे ईरान अमेरिका को लेकर अभी टेंशन बना हुआ है, आज अटैक होगा तो कल अटैक होगा, यानी कि ऐसी स्थिति बनी हुई है हमारे बगल के खाड़ी देश में।
तब इसके कारण से क्या होगा, दुनिया भर में ऊर्जा संकट देखने को हमें मिल सकता है। इसी तरह से वेनेजुएला और यूएस के बीच में, ग्रीनलैंड और यूएस को लेकर के विवाद, यूरोप और यूएस के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में, चीन और ताइवान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, बांग्लादेश में उठापटक, पूरी दुनिया जो है उस समय, अभी के समय में भू राजनीतिक संघर्षों से जूझ रहा है और इस संघर्षों के कारण से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो पहला चुनौती क्या हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है यह पहली चुनौती है। दूसरा है ऊर्जा और वित्त का रणनीतिक उपयोग, यानी कि एनर्जी के सेक्टर और फाइनेंस का रणनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है कि किससे तेल लेना है, किससे तेल नहीं लेना है, किसे तेल बेचना है, किसे तेल नहीं बेचना है। अब यह जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, तो ये भी एक चुनौती है। अगला है प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण। जैसे चीन ने अपने यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बनाया या इत्यादि चीज़ें बनाई, जैसे अमेरिका के पास सेमीकंडक्टर बनाने का कोई यंत्र है, जैसे ग्रीनलैंड के पास नॉर्वे के पास कोई यंत्र था, कोई मशीन था सेमीकंडक्टर चिप बनाने का, तो उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अब सरकारें तय कर रही है, न कि मार्केट तय कर रहा है। पहले होता था अगर आपको परचेज करना है तो आप पैसे पे कीजिए और ख़रीद लीजिए, जबकि अब सरकारें क्या करती है कि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है मेरा, उस हिसाब से ये सामान बाहर बेचा जाएगा। जैसे चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसका पूरे दुनिया के सेमीकंडक्टर चिप के उद्योगों पर कब्जा हो जाएगा। उसके बाद वो डिसाइड करेगा किसे चिप बेचना है, किसे चिप नहीं बेचना है। यानी कि प्रौद्योगिकी के निर्यात पर अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत में नियंत्रण लगाए जा रहे हैं, न कि बाजारवादी फ्री सिद्धांतों के तहत में। फ्री ट्रेड का जो सिद्धांत था जो हम पढ़ते हैं, अब वो चीज़ें कमज़ोर हो रही है। तो तीसरी चुनौती यही है। चौथा है मुक्त व्यापार के प्रति संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि मुक्त व्यापार जो है यह संदेह के घेरे में आ रहा है। एक देश दूसरे देश से मुक्त व्यापार करते हैं, जैसे भारत और ईयू ने व्यापार किया तो यूएस की तरफ से नकारात्मक हमें कमेंट देखने को मिला है कि यह जो है यह ईयू के लिए बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि ईयू जो है वो रूस के वॉर को फंड कर रही है। तो इस प्रकार के संदेह उत्पन्न किए जा रहे हैं। अगला जो चुनौती बताया गया, अगली चुनौती वो है महत्वपूर्ण खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा, जिसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के एलिमेंट्स कह सकते हैं हम लोग। इसके लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। अलग अलग ग्रुप बनाए, जैसे पैक्स सिलिका बनाया जा रहा है, जैसे भारत जो है वो भी इसके लिए कई सारे देशों के साथ समझौता कर रहा है, बोलीविया के साथ में, चिले के साथ में, अलग अलग देशों के साथ में। तो महत्वपूर्ण खनिज को लेकर के पूरी दुनिया में ही प्रतिस्पर्धा हो रही है। अमेरिका ने जो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात की तो उसमें सबसे प्रमुख माना जा रहा है किस चीज़ को, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ही माना जा रहा है। इसी के कारण से उसने कब्जे की धमकी दी थी कि हम इसे हथिया लेंगे। वेनेजुएला में अपने हिसाब से उसने नीतियाँ बनवाई है। मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद कल ही वहाँ पर सरकार ने घोषणा की है, वेनेजुएला की सरकार ने, कि अब से हम प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने जा रहे हैं तेल के खनन में। यही तो अमेरिका के राष्ट्रपति चाह रहे थे। अब वहाँ पर भारी भरकम अमेरिकी कंपनियाँ जाएंगी और अपने हितों के अनुसार से तेल निकाल करके समूचे विश्व में बेचेंगी। तो ये क्या हो गया, ये अगला चैलेंज हो गया, महत्वपूर्ण खनिजों की प्रतिस्पर्धा। ये मैंने आपको पहला पेज इसलिए दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि 5 चैलेंजेस कौन कौन से इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए हैं। अब मैं आपको अपने नोट्स पर ले जाऊंगा, जहां पर मैं आपको डेटा पर आधारित पूरा कंक्लूजन समझाऊंगा। एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अंत तक देखिएगा। जब वीडियो अंत होगा तो आप कुछ ना कुछ सीख करके ही जाएंगे। कल मैंने AEDO प्रैक्टिस ग्रुप में इससे जुड़े हुए करंट अफेयर के कुछ सवाल दिए थे। अगर आपको भी जुड़ना हो तो जुड़िएगा, मुझे मैसेज कर लीजिएगा AEDO, बस ये मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम, कहीं पर भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। देखिए क्या है हमारे नोट्स में। सबसे पहली चीज़ जो है अर्थव्यवस्था की स्थिति, यह चैप्टर का नाम है। पहले चैप्टर का नाम क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति। 25-26 इकोनॉमिक सर्वे है, ये भी कंफ्यूज मत होइएगा। बजट जो आएगा ना, बजट वो 2026-27 आएगा, क्योंकि बजट जो है वो अगले साल के बारे में अभी से लेकर के अगले साल तक का होगा। जबकि इकोनॉमिक सर्वे 25-26 का तात्पर्य है कि पिछले वर्ष हमने क्या क्या हासिल किया, इस वर्ष हम क्या क्या हासिल करने वाले हैं और आने वाले समय के लिए हमारी क्या रणनीति है। इन तीनों की चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में होती है। पहला इकोनॉमिक सर्वे 51-52 में लाया गया था, 1951-52 में। इसके बारे में मैंने कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन में समझा दिया है। 30 जनवरी 2026 के न्यूज़पेपर डिस्कशन में मैंने इसे समझा दिया है। ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए क्या है।
सबसे पहली चीज़ जो बताई गई यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ये सवाल डायरेक्टली पूछा जाएगा प्रीलिम एग्जाम में। वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ, अब ये क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है भाई, समझेंगे। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है, वित्त वर्ष 2027 के लिए अनुमानित वृद्धि दर 6.8% से 7.2% के बीच में रखा गया है। यह भारत सरकार का आंकड़ा है। जब भी कहीं पर लिखना हो तो इससे ज़्यादा वेरीफाइड और सही डेटा नहीं होता है। आंसर राइटिंग, निबंध लेखन, कहीं भी गवर्नमेंट डेटा का उपयोग करना सीखिए अपने आंसर के दौरान, निबंध लेखन के दौरान या फिर इंटरव्यू बोलने के दौरान हमेशा ही गवर्नमेंट डेटा का उपयोग करना है। देखिए क्या होता है वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वह दर है जो दर्शाती है कि मुद्रास्फीति, महंगाई के प्रभाव को हटाने के बाद अर्थव्यवस्था ने कितना उत्पादन को बढ़ाया है। यानी कि जीडीपी गणना में जब हम इन्फ्लेशन को शामिल नहीं करते हैं तब जाके हमें रियल जीडीपी का अनुमान मिल पाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से इस बार का फाइनेंशियल ईयर में 6.8% से 7.2% की वृद्धि रहने का अनुमान जताया गया है। अनुमान जताया गया 6.8 से 7.2 के बीच में इसका अनुमान जताया गया है। एक चीज़ और इसमें बताया गया है कि 2026-27 का जो ईयर रहेगा इसको ईयर ऑफ एडजस्टमेंट कहा जा रहा है। ईयर ऑफ एडजस्टमेंट का तात्पर्य क्या होता है कि पिछले साल था उथल पुथल का वर्ष और इस बार है ईयर ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि जितनी चुनौतियां हमने पिछले वर्ष झेली है उन सभी को हम लोग स्थिर करते हुए इस साल एडजस्ट करेंगे। उसके अनुसार से अपनी नीतियों को फिर हम आगे ग्रोथ करेंगे, ये इसमें कहा जा रहा है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ईयर ऑफ एडजस्टमेंट के तौर पर कहा जा रहा है। कौन कौन सी चुनौतियाँ, तो मैंने आपको सारी चुनौतियाँ गिनाई है कि कौन कौन सी चुनौतियों का सामना पिछले साल करना पड़ा है। संभावित जीडीपी के दर की क्या बात कही गई है, तो पोटेंशियल जीडीपी इसको कहा जाता है। पोटेंशियल जीडीपी सुधारों के कारण से, जो हम अपनी पॉलिसी में सुधार करेंगे उसके कारण से संभावित जीडीपी वृद्धि दर 7% तक पहुंच गई। क्या होता है पोटेंशियल जीडीपी? एक बार सवाल पूछा गया था एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, संभावित जीडीपी क्या है। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है संभावित जीडीपी क्या है, पोटेंशियल। जब आप अपने सभी संसाधनों का 100% दक्षता पूर्वक उपयोग कर लेंगे और तब जाके जो हमें जीडीपी प्राप्त होती है उसी को संभावित जीडीपी कहा जाता है। तो यानी कि यह हमेशा ही ज़्यादा होता है क्योंकि यह उम्मीद की जाती है। वह अधिकतम उत्पादन स्तर है जिसे एक अर्थव्यवस्था अपनी उपलब्ध संसाधन, श्रम, पूंजी, मतलब कि लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ को उपयोग कर अगर कुशलतापूर्वक हमने कर लिया बिना मुद्रास्फीति को अनियंत्रित किए, मतलब मुद्रास्फीति बिल्कुल परफेक्ट है। हर चीज़ जब परफेक्ट होगा तब जाके हमें पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल हो पाएगा। यह अधिकतम होता है, यहाँ तक के प्रयास किए जाते हैं जो अपना है 6.8% से 7.2% के बीच में ग्रोथ रेट रहने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बार के जीडीपी में ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ नाम से बताया गया है और हर साल ही बताया जाता है कि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ क्या है। तो जरा इसको समझेंगे हम लोग कि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ के रूप में किस किस को नाम दिया गया। तो पहला जो इसे बताया गया वो है प्राइवेट कंजम्पशन और दूसरा निवेश को बताया गया है ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ के रूप में। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा आपसे कि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ के रूप में किसे नाम दिया गया है। मैं आज पर इस पर 100 MCQ बना के सारे ग्रुप में शेयर करूँगा, लेकिन AEDO वाले में भी करूँगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप इन सब चीज़ों को हल नहीं कर रहे हैं तो यूट्यूब पर भी वीडियो लाऊंगा मैं इसके MCQ का आने वाले दिनों में, कल ही शायद मिल जाए आपको। यह भारत के जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसका अर्थ है कि आम लोग, परिवार, वस्तुओं और सेवाओं पर कितना खर्च कर रहे हैं। निजी खपत का मतलब होता है आप जो अपने घर में कंजम्पशन कर रहे हैं, चाहे आप कार खरीद रहे हों, AC खरीद रहे हों, फ्रिज खरीद रहे हों, खाने की वस्तुएं खरीद रहे हों, भारत के मार्केट से ही तो खरीद रहे हैं आप, पैसा जा रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है, ये जो प्राइवेट कंजम्पशन है ये हमारे इकोनॉमी में सबसे बड़ा ग्रोथ का कारण है। और तमाम चुनौतियों के बावजूद जो भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो इसी को बताया गया है कि डोमेस्टिक डिमांड, हमारे घरेलू डिमांड इतनी ज़्यादा है हर चीज़ की, लोहे की, सरिया की, सीमेंट की, गाड़ी की, फ्रिज की, हर चीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की, जिसके कारण से हमारा विकास दर दुनिया में स्लो डाउन होने के बावजूद काफ़ी अच्छी खासी है। जीडीपी में निजी खपत की हिस्सेदारी 60% से ऊपर बनी हुई है। घरेलू मांग की मजबूती को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2021 में यह थोड़ा गिर गया था क्योंकि उस समय आफ्टर कोरोना का टाइम पीरियड था, लेकिन इसके बाद इसमें सुधार हुआ है। निजी खपत की हिस्सेदारी फाइनेंशियल 21 में 58.7% था
23 में 61% पर आ गए और 25 में 61.4% पर हम आ गए। यानी कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है ये लगातार बढ़ रहा है। ये ट्रेंड भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है या फिर रुक रुक के बढ़ोतरी हुई है, तो ट्रेंड भी पूछा जाता है। 26 में 61.5% होने का अनुमान है, तो ये जरूर याद रखिएगा। दूसरा है निवेश। निवेश के बारे में जो कहा गया है बंधुओं वो है कि ब्राज़ील और बाकी वियतनाम, मलेशिया जैसे देशों की तुलना में हम कम निवेश को आकर्षित कर रहे हैं पिछले वर्ष में, इन्होंने बताया है। तो लेकिन फिर भी निवेश जो है हमारे ग्रोथ का प्रमुख चालक होगा। अब वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो या फिर बाहर के मार्केट से इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टमेंट तो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे सकल स्थिर पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में देखा जा रहा है। यह व्यवसाय और सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, मशीन, कारखानों में किया गया खर्च। अब चाहे सरकार के द्वारा निवेश किया जाए जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, कैपिटल खर्चे में हम लोग उसको रखते हैं, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा डोमेस्टिक रूप से किया जाए, घरेलू निवेश हो या फिर बाहर से निवेश हो। निवेश तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख ड्राइवर्स में से एक बना हुआ है, इसके बिना हम ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो सरकार अभी निवेश कर रही है क्योंकि बाहर से हम निवेश को कम आकर्षित कर रहे हैं जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण से। 2021 में 27.3% से बढ़ करके 24 में 31.2% पर पहुंच गया, जो भविष्य की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा संकेत है। ग्रोथ रेट देखिए जरा इसमें, निवेश में 21 में 27.3%, 24 में 31.2% और 26 में 30.0% का अनुमान बताया गया है। विकास की गति को देने वाले 3 मुख्य कारण है फैक्टर ड्राइविंग ग्रोथ्स में। एक और बताया गया है इसमें कौन कौन, ऊपर जो हमने पढ़े वो ग्रोथ के फैक्टर थे, ये विकास की गति को बढ़ाने वाले फैक्टर हैं। मतलब कि ग्रोथ रेट को कौन कौन बढ़ाएगा वो फैक्टर्स बताए गए। पहला बताया गया है पूंजी संचय यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेशन। सरकार द्वारा निरंतर पूंजी व्यय जो किया जा रहा है इसको सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है निजी निवेश में सुधार और तीसरा है लॉजिस्टिक रिफॉर्म। लॉजिस्टिक का मतलब जो सामान निकलती है फैक्ट्री से वहाँ तक लोगों में जो पहुँचती है, इसमें हमने बहुत बड़े रिफॉर्म किए। रिफॉर्म का मतलब सड़कें अच्छी हुई हैं, पोर्ट्स बने हैं, जल पोर्ट बने हैं, नदियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करते हैं, ट्रेनों में हमने सर्विस अच्छी की है, जिसके कारण से लॉजिस्टिक में सुधार देखा गया है। श्रम इनपुट, लेबर इनपुट की अगर हम लोग बात करें तो अर्थव्यवस्था का अधिक औपचारीकरण किया गया है। श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन, स्किलिंग और रोजगार क्षमताओं में वृद्धि हुई है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण में से एक है। उसके बाद से जो बताया गया है कुल कारक उत्पादकता, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, इसमें भी इंक्रीज हुई है। इसके कारण से हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, इकॉनमी तेज़ी से बढ़ेगी। उस ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें यह 3 बताए गए हैं। इसमें देखिए फाइनेंशियल ईयर 24 में वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो था वो 8.2% था, 25 में 7.3%, 26 में 6.8% और 27 के लिए 6.8 से 7.2, यानी कि 26-27 के बीच में 6.8 से 7.2% के बीच में ग्रोथ रहने की संभावना है। निश्चित तौर पर इसमें आपको कमी दिखी होगी, लेकिन वो कमी जो है वो डोमेस्टिक से ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण से, वैश्विक अशांति के कारण से उत्पन्न हुए हैं। पूरी दुनिया की इकॉनमी स्लो डाउन की ओर बढ़ी है। यह टैरिफ के कारण से, वॉर के कारण से, पर्यावरण के कारण से, बहुत सारे कारण हैं, फैक्टर हैं, जिनमें से 5 मैंने आपको पढ़ाए भी। लेकिन भारत की इकॉनमी तुलनात्मक रूप से कंपेयर करेंगे विश्व से तो उसके तुलना में 6.8 से 7.2 के बीच में बढ़ सकती है। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेडिक्शन है वो भी इसी के आसपास में है, वो भी इसी के आसपास में आपको दिखेगा। सेकेंड चैप्टर है जिसको कहा जा रहा है फिस्कल डेवलपमेंट, राजकोषीय विकास। सरकार ने राजकोषीय स्थिरता और पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया है। पूंजीगत व्यय हमेशा ही अच्छा होता है और फिस्कल जो स्टेबिलिटी होता है यह हमेशा ही बेहतर होता है इकोनॉमी के लिए। जितना ज़्यादा फिस्कल स्टेबिलिटी रहेगा, यानी कि सरकार की नीतियां सही से काम कर रही हैं, घाटा कम होगा, सरकार का निवेश बढ़ता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जैसे 100 रुपये आपको मिले और 100 रुपये अगर आपने खा पी के उड़ा दिए तो यानी कि वो आपका दूसरे प्रकार से व्यय हो गया। लेकिन उसी 100 रुपये का आपने कुछ ऐसा खरीद लिया जिसका उपयोग करके आप कुछ और क्या कर सकें, पैसे कमा सकें, तो वो क्या हो गया, वो फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो जैसे सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुँचाते हैं। तो सकल
कर राजस्व जो है, ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व महामारी के पूर्व यानी कि कोरोना पूर्व औसत 10.8% से बढ़ करके 11.5% हो गया है। टैक्स और रेवेन्यू का जो रेशियो है हमारा जीडीपी में वो 11.5% हो गया है। 11.5% हो गए। पहले लगभग में 6 करोड़ लोग टैक्स देते थे, तब लगभग में 9 से 10 करोड़ के आसपास में लोग टैक्स देते हैं, सरकार के पास में टैक्स से पैसे आते हैं। तो जीडीपी का 11.5% जो है वहाँ तक ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, सकल कर राजस्व जो है, कर से मिलने वाला राजस्व वो पहुँच गया। ये बहुत ही बेहतर होता है। कर ज़्यादा मिलने का मतलब क्या है? सरकार का फॉर्मल सेक्टर जो है, औपचारिक क्षेत्र जो है, यह बहुत ही मजबूत हो रहा है और इसके अलावा सरकार में लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। टैक्स बढ़ने का एक मतलब ये भी होता है कि सरकार में लोग विश्वास करके अब टैक्स फाइल कर रहे हैं, नहीं तो लोग पहले टैक्स बचाने का भी काम करते थे, छुपाने का भी काम करते थे। इसका ये मतलब ये भी होता है कि सरकार ने टैक्स को रिफॉर्म सही से किया है ताकि अधिक से अधिक लोग आसानी से टैक्स को भर सकें और टैक्स छुपाना, टैक्स चोरी करना मुश्किल हो जाए। सकल कर राजस्व यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा एकत्र किए गए सभी करों, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष की कुल राशि है। यह सरकार की आय का प्रमुख स्रोत होता है, जिसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। एक साल में सरकार के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो भी इकट्ठे किए जाते हैं उनको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कह दिया जाता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो जीएसटी, और डायरेक्ट टैक्स तो बहुत सारे होते हैं। निगम कर होता है जिसको कंपनी टैक्स बोलते हैं। आप जो इनकम टैक्स देते हैं वो हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स होता है। वहीं पर आपने कोई चीज़ कार खरीदा तो उस पर जो जीएसटी आपको लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। एक चीज़ और कहा गया है इसमें कि प्रभावी पूंजीगत व्यय, इफेक्टिव कैपेक्स, इसमें लगातार वृद्धि हुई है। प्रभावी पूंजीगत व्यय में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों को दिए जाने वाला सहायता अनुदान दोनों ही शामिल होता है और यह बढ़ा है। इसके बढ़ने का तात्पर्य होता है कि देश में डेवलपमेंट के काम बहुत सारे हुए हैं। सरकार ने पुल बनाए हैं, सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल इत्यादि चीज़ों पर, रेलवे, एयरपोर्ट, इन पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसे खर्च किए हैं। राज्यों को भी खर्च करने के प्रमोट किया है। फाइनेंशियल 15 में 3.27 लाख रुपए था, 20 में 5.21 लाख, 25 में 13.30 लाख, 20 से 25 के बीच में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया, और 26 में 15.48 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भारी भरकम प्रकार से खर्च करने जा रही है, जिससे देश का डेवलपमेंट बूस्ट हो सके, देश के डेवलपमेंट अच्छी खासी गति से हो सके। सरकार जो प्राइवेट, हमने अभी बात किया था कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो निवेश में सरकार के द्वारा भी निवेश शामिल होता है। ये भी एक प्रकार का निवेश ही है जो देश में अर्थव्यवस्था के ढांचागत जो स्थिति है उसको मजबूत करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी कठिन नहीं था इसमें, हम लोग केवल डेटा देख रहे हैं, डेफिनेशन देख रहे हैं और चैप्टर वाइज क्रक्स को निकाल करके पढ़ रहे हैं। अब अगला चैप्टर है मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग, जिसमें कहा गया है कि जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल एनपीए गिर करके 2.2% पर आ गया है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंकों के, ऐसे एसेट्स जो या तो उसका मूलधन नहीं मिल रहा है, किसी को कर्ज दिया ना तो मूलधन मिला ना तो ब्याज मिला, और वह ब्याज, वो जो लोन दिया था बैंकों ने वो खराब हो गया, लोन भाग गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, उनकी संख्या, उनकी मात्रा जो है वो कम हुई है। पहले यह मात्रा बहुत ही ज़्यादा थी जो कम होकर के 2.2% पर आ गई है। इसके कम होने का संकेत होता है कि भारतीय बैंक जो हैं ये बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जीएनपीए सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां उन ऋणों की कुल राशि है जिन्हें बैंकों द्वारा डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया जाता है। आमतौर पर जब ईएमआई 90 दिनों से अधिक समय तक नहीं चुकाई जाती है तो उसको डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया जाता है बैंकों के द्वारा। उसी को कहा जाता है खराब हो गए लोन, बैड लोन्स हो गए हैं। ठीक है, ये भी कम हो गया है। नेट एनपीए तो गिर करके 0.5 पर आ गया है। डायरेक्ट प्रीलिम एग्जाम का सवाल बन सकता है। क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो सूक्ष्म लघु उद्यमों के बैंक ऋणों में मजबूती देखी गई है, यानी कि जो छोटे उद्योग हैं छोटे उद्योग, एमएसएमई वाले उद्योग हो गए, वो ऋण ज़्यादा ले रहे हैं। उनके ऋण लेने का क्या तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। स्वरोजगार बढ़ने का क्या तात्पर्य होता है कि जॉब
क्रिएशन होगा इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में। लेकिन इसमें यह भी रहता है कि बहुत सारे लोन डिफ़ॉल्ट होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि यह रिस्की होता है। स्वरोजगार शुरू करना जरूरी नहीं कि वो प्रॉफिट कमा ही पाएंगे, लेकिन शुरू तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने बताया है कि छोटे उद्यमों में ऋण की मजबूती देखी गई है। बहुत सारे उद्योग धंधे अब जम के ऋण ले रहे हैं। नेक्स्ट जो बात की गई है बंधुओं, इन्फ्लेशन की, जिसमें कहा गया है हेडलाइन इन्फ्लेशन अप्रैल सितंबर 2025 के लिए औसत मुद्रास्फीति दर 1.7% रही, जो सीपीआई सीरीज शुरू होने के बाद सबसे कम है। यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब से शुरू किया हमने, तब से सबसे कम मुद्रास्फीति इस बार देखी गई है। यानी कि महंगाई कम देखी गई है, सरकार ऐसा कह रही है। क्या ऐसा सच में है? डेटा परिवर्तन करके महंगाई को शून्य भी किया जा सकता है। चलिए आज इसको समझते हैं जरा कि क्या है होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जब भी आए तो ये समझिएगा कि पहले 10 रुपये का अगर आप 2 बिस्किट का डब्बा खरीदते थे, सेम बिस्किट का डब्बा, तो अब 10 रुपये का आप 1.5 बिस्किट का डब्बा ही खरीद पाएंगे। तो बिस्किट का डब्बा का दाम बढ़ा क्या? नहीं, पैसे का डिवैल्यूएशन हो गया। पैसा 10 रुपये जिसकी ताकत इतनी थी कि वो 2 बिस्किट का डब्बा खरीद सके, अब उस 10 रुपये की ताकत 1.5 डिब्बा खरीदने की ही रह गई है। यानी कि पैसे का डिवैल्यूएशन हुआ है। मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब क्या होता है? तो पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है। जिस मनी के 100 रुपये लेकर के आप पेट्रोल भरा लेते थे आसानी से 2 लीटर, वो अब 1 ही लीटर भरा पाएगा। तो पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है, रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया है। पेट्रोल भी महंगा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से मुद्रास्फीति का मतलब होता है मनी का डिवैल्यूएशन हो गया है। पहले 10 रुपये के 4 आम मिलते थे, अब 10 रुपये के 2 ही आम मिलते हैं, तो पैसे का डिवैल्यूएशन हो गया है। ठीक है, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी की कीमतों में बदलाव की कुल दर को कहा जाता है। एक बास्केट बनाया हमने, उसमें कुछ खाने पीने की सामग्री डाली, आने जाने का डाला, और उसको लेकर के हम गए मार्केट में खरीदने के लिए। अब उस बास्केट को खरीदने में जितना हमें पैसा पहले खर्च करना पड़ता था और जितना आज खर्च करना पड़ता, इन दोनों के बीच के अंतर जो होता है, उसी को हम लोग कह देते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। कि पहले 100 रुपये में सारा खरीद लेते थे, अब 110 रुपये का खर्चा होता है। तो 10 रुपये का जो अंतर है, हेडलाइन मुद्रास्फीति वही हो जाएगा। इसमें खाद्य और ईंधन जैसी अस्थिर कीमतें भी शामिल होती है। यह आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले महंगाई के असर को मापता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी देखी गई है। खाद्य मुद्रास्फीति, सब्जियों और दालों की कीमत में गिरावट के कारण से खाद्य मुद्रास्फीति नकारात्मक रही है, -2.71 रही है। तुलनात्मक स्थिति 2025 में भारत ने प्रमुख अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति में सबसे अधिक कमी 1.8% दर्ज की। जो बड़े मेजर इकोनॉमी है दुनिया के, उन सब में काफ़ी इन्फ्लेशन देखा गया। यहाँ तक कि अमेरिका की इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन देखा गया, लेकिन भारत की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की हमें अभी कम दिखी है, जिसके कारण से भारत की महंगाई कम रही है और ग्रोथ भी सही रहा है। और डिमांड डोमेस्टिक जो मजबूत हुआ है, वो एकमात्र यही कारण था कि महंगाई को हम नियंत्रित रख पाए हैं। अब जरा एक्सटर्नल क्षेत्र की बात की गई है, किसमें? तो इसी में जो आपसे सवाल पूछेगा, यह आपको मैं पहला पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हाईलाइटेड इकोनॉमिक सर्वे का दिया जाता है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर वाइज भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। पहला जो इसमें बताया गया है, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व 17 जनवरी 2026 तक 701.4 बिलियन डॉलर तक हमारा पहुँच गया है। यही बीपीएससी 71 बीपीएससी में पूछा गया। 701.4 बिलियन डॉलर 16 जनवरी 2026 तक यह पहुंच गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। यह किसी देश के केंद्रीय क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व, आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा, सोने जो रखी गई संपत्ति है, उसके बारे में कहा जाता है। सर्वेक्षण का डेटा के अनुसार से वर्तमान स्थिति 701.4 बिलियन है। 2015 में 341.6 बिलियन था, उसके तुलना में 701 है, यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। 2015 से इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों का हमने कंपैरिजन डेटा के लिए, विश्वसनीयता के लिए हमने किया है। चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.8% बहुत ही आरामदायक स्थिति, यानी कि बहुत ही सही रहा है। कोई खास हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने घाटा नहीं देखा है। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण आयात पर निर्यात से अधिक खर्च करता है, तो चालू खाता घाटा होता है।
सरल शब्दों में देश दुनिया से जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा दुनिया से हम खरीदने में अगर खर्चा कर रहे हैं तो हमारा घाटा ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि दुनिया को हमने बेचा 100 रुपये का और ख़रीदा हमने 150 रुपये का, तो 50 रुपये का हमारा घाटा हो गया। वहीं पर दुनिया को अगर हमने बेचा 150 रुपये का और ख़रीदा 50 रुपये का ही, तो हमारा क्या हो गया, तो 100 रुपये का बेनिफिट हो गया। तो ये होता है चालू खाता घाटा। तो चालू खाता घाटा भी 0.8% रहा जीडीपी का, जो कि सही है, कोई खास नहीं है, क्योंकि हमें सस्ते तेल मिल गए इस इकोनॉमिक ईयर में रूस जैसे देशों से, जिसके कारण से हमारा चालू खाता घाटा जो है वो तुलनात्मक रूप से कम रहा है। सर्वेक्षण का विश्लेषण अगर हम लोग देखें, भारत का चालू खाता घाटा बहुत ही आरामदायक और प्रबंधनीय स्थिति में है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में जीडीपी का 0.8% रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.3% था, तो उसके तुलना में कम है। सेवा का निर्यात हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। घाटा का कम रहने का जो कारण बताया गया, उसमें सबसे पहला कारण जो है सर्विस एक्सपोर्ट को, और दूसरा बताया गया रेमिटेंसेज को, यानी कि बाहर से जो भारतीय लोग भारत में पैसा भेजते हैं, वो दूसरा कारण है। पहला कारण है एक्सपोर्ट, हमने बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट की है, जिसके कारण से हमारा चालू खाता घाटा जो है वो कम हुआ है, और प्रेषण के कारण से भी कम हुआ। ये दो के कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सही रहा है। आयात कवर की अगर हम लोग बात करें, आयात कवर का मतलब होता है देश के पास जितने फॉरेक्स रिजर्व है ना, उससे वो कितने महीने तक बैठ के खा सकता है, मतलब कितने महीने के हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं सारा, अगर हम फॉरेक्स रिजर्व खाली कर दे तो 2015 में ये था 8.9 महीने, जो अभी बढ़ करके 11.1 महीने हो गया है। इतना हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व है। आयात कवर एक ऐसा पैमाना है जो बताता है किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीनों के आयात का भुगतान कर सकता है। अधिक आयात कवर का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था की बाहरी स्थिरता अधिक मजबूत है। इसमें कहा गया है कि 2015 में यह 8.9 महीने का था, जो अभी बढ़ करके 11 महीने का हो गया है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। सेवा निर्यात है, वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से दिसंबर में सेवा निर्यात 285.5 बिलियन डॉलर रहा है, जिसमें 150 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त हुआ है। यानी कि सर्विस एक्सपोर्ट जैसे सॉफ्टवेयर, टूरिज्म, कॉल सेंटर, बीपीओ, हॉस्पिटल, मेडिकल टूरिज्म इत्यादि क्षेत्र में हमने जितना बेचा है उससे कम खरीदा है। तो सर्विस एक्सपोर्ट हमारा सरप्लस कितने का रहा है, तो 150 बिलियन डॉलर का सरप्लस रहा है। 285.5 बिलियन डॉलर का सर्विस एक्सपोर्ट हमने किया है। इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है उद्योग और बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट जो है वो है उद्योग और बुनियादी ढांचा। ध्यान से सुनिएगा, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे में उद्योगपतियों को, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना ज़्यादा कोसा गया है कि क्या ही बोलना। कहा गया है कि देश निर्माण में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। उद्योग धंधों का ये चैप्टर है ना, वो गीता के श्लोक से शुरू हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते से शुरू किया गया है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार से तो उद्योग और धंधों की स्थिति को बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हम विनिर्माण की बात करेंगे। उद्योग में किन्हें कोसा गया है, तो भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट को कोसा गया है कि आप वही ढर्रे पर चल रहे हैं कि होटल बना लो, हॉस्पिटल बना लो, तेल रिफाइनरी बना लो, कुछ नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। भारतीय उद्योग धंधों की तरफ से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। जैसे चीन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में बहुत ही युगल बदलने वाला परिवर्तन किया है। दुनिया की सबसे बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल चीन में बन रही है, दूसरे स्थान पर है अमेरिका। इसके कारण से भारतीय उद्योगपतियों को कहा गया है कि रिस्क लीजिए, आप कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। इसका यह भी तात्पर्य हुआ कि 2022 में बंधुओं उद्योग धंधों को कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी मात्रा में छूट दी गई थी। जो कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% के आसपास लगता था, वो घट करके 22% पर आ गया था। ये हमारे चीन और वियतनाम से हमने इसलिए कम रखा था ताकि हमारे यहाँ पर भर भर के इन्वेस्टमेंट आए और उसका बेनिफिट लोगों को पहुँचे, ताकि सरकार कम टैक्स ले, लोगों को ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे, निवेश आए, रोजगार का सृजन हो। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। भारतीय उद्योगपतियों ने ही कोई नई चीज़ बनाने का रिस्क नहीं लिया। खैर चलिए, यहाँ पर आंकड़ों की हम लोग बात करेंगे। ये तो एनालिसिस हो गया। आंकड़ों को देखिए जरा क्या है। मोबाइल विनिर्माण में हम 30 गुना की बढ़ोतरी हुई है भारत में। मोबाइल विनिर्माण का तात्पर्य ये मत सोचिएगा कि मोबाइल बनने लग गए हैं भारत में।
असेंबली लाइन जिसको कहा जाता है कि भाई बैटरी ले आओ वियतनाम से, सेमीकंडक्टर चिप ले आओ ताइवान से, और स्क्रीन ले आओ कोरिया से, और इन सब को जोड़ करके जो फ़ोन बनेगा उस पर हम लिख देंगे मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो ये जो है ये वाला हिस्सा असेंबल जो है फ़ोन का वो अब हो रहा है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो पहले चीन में असेंबल का काम करवाती थी, जैसे एप्पल और जैसे सैमसंग, इन सब की बड़ी बड़ी यूनिट, जैसे सैमसंग का सबसे बड़ा यूनिट नोएडा में स्थापित किया गया है, एप्पल का सबसे बड़ा असेंबल लाइन जो है वो कर्नाटका बेंगलोर में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से हैदराबाद में भी कई सारे मोबाइल यूनिट स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया 2015 में 0.18 लाख करोड़ से बढ़ करके वित्त वर्ष 2025 में 5.45 लाख करोड़ हो गया। लगभग में 30 गुना की वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में मोबाइल विनिर्माण में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें, पंजीकरण 62.5% की CAGR यानी कि चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है किसमें? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में। राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क अगर बात करें, डायरेक्ट आंकड़ा पूछा जाता है, डायरेक्ट आंकड़ा पूछा जाता है प्रीलिम एग्जाम में। 2014 में 91,287 किलोमीटर था, जो अब बढ़ करके 1,46,572 किलोमीटर हो गया है। लेकिन अभी भी चुनौती क्या बना हुआ है? क्वालिटी ऑफ राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे पर अगर आपने ट्रैवल किया है, मैंने बहुत बार ट्रैवल किया है, तो सपाट दिखने वाले रोड पर भी आपको अच्छी से अच्छी गाड़ियों में भी जर्किंग फील होगा। तो यानी कि रोड की क्वालिटी जो है वो अभी तक अच्छी नहीं हुई है। हमने नेटवर्क बहुत ज़्यादा विस्तारित किया है, क्वालिटी पर अभी भी फोकस कम है। रेलवे वित्त वर्ष 14-24 के बीच प्रति वर्ष औसतन 3,188 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें चालू हो रही है। कृपया इस आंकड़े को भी ध्यान में रखें। और रेलवे से जुड़े हुए अगर कोई सवाल आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि वंदे भारत इत्यादि ट्रेनें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, तो आप वहाँ पर इसे डाल सकते हैं। यहाँ पर यह तुलनात्मक रूप से आंकड़ा दे दिया है मैंने, ताकि आप इसे याद कर सकें। राष्ट्रीय राजमार्ग 91,287 किलोमीटर 2014 आधार वर्ष, और 25-26 वर्तमान में 1,46,000। हाई स्पीड कॉरिडोर जिसको एक्सप्रेसवे कहा जाता है, जैसे पहले आगरा यमुना एक्सप्रेसवे आप सुनते होंगे, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जो था वो यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से, तो एक ही फेमस एक्सप्रेसवे था पूरे देश में। लेकिन अब तो एक्सप्रेसवे के जाल बिछे हैं, बहुत सारे एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, तो अलग अलग एक्सप्रेसवे बने हैं। 5,364 किलोमीटर अब इसकी लंबाई हो गई। बंदरगाह की क्षमता 1,561 था, अब 2,771 हो गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हमने की है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण से यही है वो निवेश जिसके कारण से ग्रोथ हमें दिख रहा है। अगर वास्तविक तौर पर कहा जाए तो वाकई अभी भारत की इकॉनमी की जितनी अच्छी कंडीशन है, इतने पिछले के कुछ दशकों में तो नहीं रही कभी भी। खुदरा मुद्रास्फीति 2% के आसपास है, यानी कि महंगाई कम है। सरकार ने जो पिछले साल टैक्स रिफॉर्म किए हैं, यानी कि GST इत्यादि में छूट की है, तो डोमेस्टिक डिमांड अपने पीक पर है। तो इन सब कारणों से माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी बहुत ही सही तरीके से ग्रोथ कर रही है। अब जरा हम लोग सामाजिक क्षेत्र और रोजगार की बात करेंगे बंधुओं। आप लोगों से जुड़ा हुआ इशू है ये रोजगार। बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2026 के दूसरी तिमाही में 4.8% मासिक प्रवृत्ति के अनुसार गिरती हुई दर्ज की गई है। महिला श्रम बल भागीदारी, BPSC प्रीलिम में 2 बार इससे सवाल पूछा गया है, 70 में भी और 71 में भी। दोनों बार के प्रीलिम एग्जाम में महिला श्रम बल भागीदारी से पूछा गया है। जो फीमेल पार्टिसिपेशन है जॉब में, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन जो है फीमेल का, उससे दोनों बार प्रीलिम एग्जाम में सवाल आए हैं। 70-71 दोनों में। 70 में 1 लाइनर पूछा था, 71 में 3 स्टेटमेंट दे करके पूछा गया था। 2017-18 के 23.3% से बढ़ करके 23-24 में 41.7% हो गया है। 23 से 41 का परिवर्तन आया है महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में। अगर आप नोएडा, दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में रहते होंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि घर से भी अब महिलाएं कुछ न कुछ काम करती हैं। कुछ नहीं तो क्लाउड किचन शुरू कर लिया। क्लाउड किचन क्या होता है? घर में खाना बनाया, ऐप पर डाल करके बेच लिया। यानी कि अब वो घर में बैठ करके दिन काटने में नहीं रहना चाहती हैं, कुछ न कुछ हर कोई करना चाहता है। ग्रामीण क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन वहाँ पर भी महिलाएं अब श्रम की ओर बढ़ रही हैं कि काम किया जाए। 41.7% हो गया है। तो ये यही चीज़ दिखाता है कि महिलाएं अब पार्टिसिपेशन उनका ज़्यादा है जॉब में।
मैंने एक सवाल दिया था 71 मेंस वाले ग्रुप में, जिनका 71 प्रीलिम मेंस एग्जामिनेशन है, कि एमएसएमई के योगदान को स्पष्ट कीजिए। मैंने यही सवाल पूछा था, एमएसएमई के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो ये सवाल जब पूछा मैंने, तो उसमें एक पॉइंट आपको ज़रूर लिखना चाहिए, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। एमएसएमई वुमेन एम्पावरमेंट किसके जरिए? तो रोजगार के जरिए क्रिएट कर रहा है। छोटे जो उद्यम होते हैं उसमें महिलाओं को रोजगार मिलता है, क्योंकि वहाँ पर हाई स्किल्ड जॉब की आवश्यकता कम होती है, वहाँ पर सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब भी होते हैं, जिसके कारण से वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो कृपया ये सब पॉइंट का उपयोग करें। गरीबी की बात अगर हम लोग करेंगे सामाजिक में, पहला बेरोजगारी था, दूसरा वुमेन पार्टिसिपेशन था, तीसरा है गरीबी। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी 2022-23 में 5.3% हो गई। ये भी मैंने सवाल पूछ लिया कुछ दिन पहले, MPI पूछा था मैंने, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और उससे पहले ये भी पूछा था कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी में कमी आ रही है, इसके कारणों को बताएं और क्या है भारत की आगे की रणनीति। बिहार के बारे में भी सवाल पूछा था मैंने। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी का डेफिनेशन भी चेंज किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। 2022-23 में गिर करके 5.3% हो गया एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी विश्व बैंक के अनुसार से, विश्व बैंक का डेफिनेशन क्या है एक्सट्रीम पॉवर्टी का? थोड़ा सा तो मेहनत कीजिए, मुझे बताइए ज़रा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी विश्व बैंक के अकॉर्डिंग किसे कहा जाता है। आज इसका MCQ करवाऊंगा मैं। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2019-20 के 27.1% से बढ़कर के 22-23 में 29.5% हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन प्रत्याशा 2023 में बढ़कर के 70.3% हो गया है, ये भी इसमें बताया गया है। बेरोजगारी दर की अगर जरा हम लोग डिटेल में देखेंगे, कंपैरिजन करके पिछले वर्ष की तुलना में, तो इस बार 5.4% तिमाही में औसत दर्ज किया गया है। 5.1% से एवरेज से लेकर के 5.4% तक अप्रैल मई जून का यहाँ पर प्रेडिक्शन दिया हुआ है। जुलाई अगस्त सितंबर का भी दिया हुआ है, प्रेडिक्शन आपको दिया है ताकि आप समझ सकें कि कितना ज़्यादा कम हो सकता है, कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। एक चीज़ और है इसमें, बेरोजगारी दर फाइनेंशियल ईयर 26 का औसतन 5.4% से घट करके 25 का औसतन से 26 में 5.2% हो गई है। यानी कि पिछले साल 5.4% से घट करके 5.2% पर आ गई थी, जो दिसंबर 2025 में और भी ज़्यादा गिर करके 4.8% पर आ गई। यहाँ पर एक आंकड़ा में गलती है, यहाँ पर फाइनेंशियल 25 ही होगा, 25 के पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और यह दिसंबर का आंकड़ा है। 3 कंपैरिजन के लिए दिए गए हैं आंकड़े, इसे ज़रूर याद रखें किस प्रकार से कम हुआ है। 5.4, 5.2 देन 4.8 हमने इकोनॉमिक सर्वे से ठीक पहले दिसंबर में रिकॉर्ड किया है। श्रम बल भागीदारी दिसंबर 2025 में 55.1% दर्ज की गई है, जो स्थिर बनी हुई है अभी भी। महिलाओं के श्रम बल का जरा हम लोग कंपैरिजन करेंगे। 2017-18 में 23.3% था, 23-24 में 41.7% आ गया है, जो 18.4% की भारी वृद्धि देखी जा रही है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा हमने प्रोन्नति किया है, 18% का ग्रोथ है इसमें। बेरोजगारी दर में भी -2.4% की गिरावट दर्ज की गई है, जो क्या है, जो ये दिखाता है भाई कि महिलाओं बेरोजगारी दर में कमी आई है। भागीदारी में उछाल आया है, ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। महिला भागीदारी बढ़ने के कुछ कारण भी बताए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। पहला जो बताया गया फ्लेक्सिबल वर्क स्ट्रक्चर, यानी कि गिग वर्कर्स या फिर निश्चित काम के घंटे या फिक्स्ड टाइम के जो वर्किंग टाइम है वो परिवर्तन हुआ है इंटरनेट और इत्यादि चीज़ों के आने के कारण से, जिससे जब उनको समय फ्री मिलता है उस समय वह काम कर पाती हैं। तो इसके कारण से सबसे पहला जो बढ़ा है उसमें सबसे मेन कारण यही है। दूसरा है नाइट शिफ्ट, शहरी सुरक्षा बढ़ा है, इसके कारण से नाइट शिफ्ट में भी महिलाओं के रोजगार की संख्या बढ़ी है। केयर इकोनॉमी एक डेवलप हो रहा है, आंगनवाड़ी केंद्रों का विस्तार, कार्यस्थल पर क्रेच सुविधाओं ने माताओं के लिए काम पर लौटना आसान बना दिया है। क्रेच का मतलब क्या होता है, जैसे वर्किंग प्लेस होते हैं वहाँ पर बच्चों के रखने की जगह होती है, तो क्रेच बनाने का सरकार ने अनिवार्य किया था कि अगर वर्किंग प्लेस है और वहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं तो वहाँ पर क्रेच होना चाहिए, छोटे बच्चों के रखने की जगह होनी चाहिए, जिसके कारण से महिलाओं का श्रम बल भागीदारी जो है वो बढ़ा है। आवास की सुविधा, कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास, तमिलनाडु में थोजी हॉस्टल जैसी किफ़ायती आवास योजनाएं शुरू की गई। बिहार में वुमेन हॉस्टल नाम से पहल को शुरू किया गया, वुमेन हॉस्टल नाम से पहल को शुरू किया गया पिछले साल के बजट में, वर्किंग वुमेन हॉस्टल।
तो जिसके कारण से श्रम बल भागीदारी में उनकी ग्रोथ देखी जा सकती है, 18% की ग्रोथ। उसके पीछे कुछ नीतिगत परिवर्तन हैं। स्किल डेवलपमेंट हुआ है, STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में उनका नामांकन बढ़ा है, जिसके कारण से भी महिलाएं अब रोजगार में ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। डिजिटल और नवाचार की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। इंटरनेट कनेक्शन 2014 के 25.5 करोड़ से 25.2 करोड़ से बढ़ करके 2025 के सितंबर में 99.56 करोड़ हो गया है। 99.56 करोड़, जरा अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है यह। डेटा खपत, प्रति व्यक्ति मासिक डेटा खपत 0.06 GB 2014 से बढ़ करके 25.24 GB हो गई है। यह भी दिखाता है कि डेटा खपत कितना ज़्यादा है भारत में। क्या करते हैं, 25 GB का रील देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। स्टार्टअप, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की 2015 में संख्या 400 से बढ़कर के 2025 में 1.57 लाख स्टार्टअप हैं। नई कंपनियां हैं जो वट वृक्ष बन सकती हैं, वट वृक्ष बन सकती है। वट वृक्ष बहुत ही बड़ा होता है, हम लोग इसको यूज करते हैं विश्लेषण के लिए। वट वृक्ष बन सकती हैं जो 1.57 लाख स्टार्टअप हैं। यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम है। स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर मैंने ये करवाया था, याद होगा अगर आपको तो। स्टार्टअप इकोसिस्टम क्यों बढ़ गया भाई, क्योंकि भारत में स्टार्टअप को सरकार प्रमोट कर रही है। स्टार्टअप क्या होते हैं, नई कंपनियां होती। एक बच्ची ने कमेंट में ही सवाल पूछा था बहन ने कि स्टार्टअप और गिग इकॉनमी एक होती है क्या? नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। स्टार्टअप का मतलब नई कंपनी। जैसे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अपना जो प्लेटफॉर्म है, अगर मैं इसको रजिस्टर्ड कर दूँ और तो ये एक छोटा सा स्टार्टअप हो जाएगा। कुछ इसमें इनोवेटिव आइडियाज़ अगर मैं लगा दूँ तो ये स्टार्टअप हो जाएगा, है ना। अब मैं अगर किसी को हायर करूँगा काम करने के लिए फ्रीलांसर के तौर पर, तो वो क्या होंगे, वो फिर गिग वर्कर के तौर पर आएंगे। अगर मैं किसी को कमीशन के तौर पर हायर करूँ, ठीक है, तो वो गिग वर्कर आएंगे। तो स्टार्टअप जैसे स्विगी हो गया, स्टार्टअप है, लेकिन उसमें जो काम करते हैं, आपके घर पर जो खाना लाते हैं, वो गिग इकॉनमी के हिस्से हो गए। तो स्टार्टअप अलग हो गया, गिग इकॉनमी अलग हो गई। तो ज़रा कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें। पेटेंट्स के मामले में वैश्विक स्तर पर पेटेंट फाइलिंग में 6ठे स्थान पर हैं हम। पेटेंट्स का मतलब नए आइडियाज़, नए इनोवेशन, नई तकनीक, ये सब जो बनाते हैं तो उसका अपने नाम से पेटेंट करवाते हैं लोग। तो पेटेंट फाइलिंग में दुनिया में 6th पोजीशन पर हैं ये हम, जिसके कारण से ग्रोथ देखी जा रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मृगमरीचिका थोड़ा सा तोड़ने के लिए। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के हमेशा ही आपको लगेगा कि हमसे बेहतर तो दुनिया में किसी का कंडीशन है ही नहीं। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार अपनी बुराई क्यों करेगी, है ना। जलवायु परिवर्तन, परमाणु ऊर्जा 8780 मेगावाट है वर्तमान क्षमता। 2047 तक 100 गीगावाट ले जाने की हम लोग सोच रहे हैं। और इसमें कौन मदद करेगा हमें, कौन मदद करेगा, तो SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हर दूसरे देश के साथ चर्चा में रहता है। ये जिसके साथ बात करते हैं SMR। तो SMR तकनीक इसमें बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। 2024-25 में 80% कचरा प्रसंस्करण हासिल किया है। और इसी इंदौर में वाटर कंटेमिनेशन के कारण से, पानी में गंदगी के कारण से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। सबसे स्वच्छ शहर है हमारा, यानी कि हमारा स्वच्छता का पैमाना जो है ना, उसमें फ्रॉड है। हम केवल सड़कें साफ़ और कचरा सड़क पर नहीं दिखने की स्वच्छता मान लेते हैं। हाइजीन और स्वच्छता में अंतर होता है ज़मीन आसमान का, ठीक है। चलिए देखते हैं वैसे कौन मरते हैं गंदे पानी से। किसी अच्छे इलाकों में गंदा पानी जाता है क्या? नहीं, गरीब लोगों की ही मृत्यु होती है बंधुओं गंदे पानी से। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स एंड रूरल इकोनॉमी, एक जो बात की गई रूरल इकोनॉमी की, नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार से 79.2% ग्रामीण परिवारों ने पिछले वर्ष में खपत में वृद्धि की सूचना दी है। यानी कि ज़्यादा खपत कर रहे हैं। खपत करने से ज़्यादा क्या होगा भाई, कि ज़्यादा पैसा आ रहा होगा, अर्निंग ज़्यादा होगी, तभी तो खपत भी ज़्यादा होगा, तभी तो होगा। तो ये इसमें दर्ज की गई। खपत पर खर्च की गई मासिक आय का हिस्सा बढ़ करके 67% हो गया है। सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है यह। जब से सर्वेक्षण शुरू हुआ है तब से सबसे ज़्यादा यह देखा जा रहा है। क्षेत्रीय प्रदर्शन अगर हम लोग देखें तो FMCG वॉल्यूम्स, ग्रामीण विकास Q1 में 8.4%, Q2 में 7.7%, शहरी विकास 4.6% और 5.6% को पीछे छोड़ दिया।
ग्रामीण विकास में आपको ज़्यादा तेज़ी दिखेगी। 8.4% क्वार्टर 1 में था, क्वार्टर 2 में 7.7% था, जबकि शहर 4.6 और 5.6% ही है। जैसे ट्रैक्टर बिक्री का एक इन्होंने आंकड़ा लिया है, वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 30.7% की भारी वृद्धि देखी गई है। ट्रैक्टर बिक्री का मतलब होता है ग्रामीण एरिया के किसान परचेज कर रहे हैं। शहरी मांग, यात्री वाहनों की बिक्री मिली जुली रही। क्वार्टर 1 में 0.0%, क्वार्टर 2 में 2.9% रहा, लेकिन यूपीआई लेन देन मजबूत हो रहा है। 33% का वृद्धि देखा जा रहा है शहरों में भी। एक और जो हिस्सा मुझे पढ़ाना है आपको वो है निर्यात और विदेश व्यापार। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, कृपया इसे ढंग से देख लीजिए। इसके बाद 2 और हिस्सा है, उसका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। निर्यात हिस्सेदारी, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का 21.6% पहुंच गया है। वस्तु और सेवा का जो निर्यात हम लोग करते हैं 21.6% पर हमारा एक्सपोर्ट पहुंच गया जीडीपी का, यानी कि जीडीपी में 100 में से 21 रुपया एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं हम। वित्त वर्ष 2026 के 25 के पहली छमाही में निर्यात में 5.9% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के आंकड़ों से काफ़ी अधिक है। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद सेवा निर्यात ने स्थिरता प्रदान की है। ठीक है, हालांकि क्वार्टर 3 में कुछ नरमी देखी गई थी 2025 में, जिसमें कोर वस्तुओं का निर्यात 3.5% और सेवाओं के 1.4% की दर से बढ़ा है, यानी कि ओवरऑल एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़ा है। दुनिया में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, जैसे अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया है इसी वीडियो में कि भाई ईरान के साथ युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ऐसी कंडीशन बन गई है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा और उस युद्ध में फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तेल का दाम में उछाल देखी जा सकती है। इन कारणों से, इनके कारण से क्या हो रहा है मुख्य रूप से, तो एक्सपोर्ट में तुलनात्मक रूप से कमी हुई है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी अच्छी कंडीशन बनी हुई है पिछले वर्षों की तुलना में। कृषि क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो वित्त वर्ष 25 में कृषि संबद्ध क्षेत्रों की 3.1% दर से बढ़ने का अनुमान है। 26 में पहली छमाही प्रदर्शन 3.6% की वृद्धि हुई पिछले बार 2.7% के मुकाबले। हालांकि अभी भी 4.5% के दीर्घकालिक औसत से कम बना हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। पशुधन और मत्स्य पालन में भी ग्रोथ देखा जा रहा है। एक और जो मुझे पढ़ाना है वो छोटा सा एरिया होगा, अगर है इसमें तो, या नहीं हमने कर लिया। एग्रीकल्चर भी पढ़ा दिया मैंने आपको, और उसके अलावा ये तो बुआई है, यहाँ से नहीं पूछा जाता है बंधुओं। हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी कर लिया, और उसके अलावा मैंने सभी जो अपने चैप्टर्स हैं उनके क्रक्स को, आपको हाईलाइट को पढ़ा दिया है। अब एक और वीडियो आएगा इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे का, जिसमें मुख्य चैप्टर्स जो दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, उसके विश्लेषण को केवल हम लोग पढ़ेंगे। आंकड़े तो बहुत सारे मैंने आपको बता दिए, इसके MCQ भी करवा दूंगा मैं आपको। आंकड़े बहुत सारे हो गए, लेकिन केवल आंकड़े नहीं होते इकोनॉमिक सर्वे, विश्लेषण भी होता है। ठीक है, इसके विश्लेषण को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही था इकोनॉमिक सर्वे। थैंक यू सो मच आप सभी का। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। 2 बार देख लीजिएगा इसको ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।